बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम, जिसमें हमने अपने सबक नंबर 14 को आज तीसरे हिस्से में पढ़ना है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14 किस उन्वान से है? जी, एक नज़्म है भूखी बिल्ली। आज आपने इस नज़्म को कौन से हासिलात ताल्लुम के साथ सीखना है, पहले उसको देखेंगे। एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को पहचान सके, यानी एक ही जैसा इमला लिखा हुआ हो लेकिन हम अगर उसके एराब बदल दें तो मानी क्या से क्या हो जाता है। आज आप इसको सीखेंगे और रोज़नामचा या डायरी लिख सके। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना उससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। तिर्मिज़ी से ये हदीस ली गई है कि जिसमें आपको ये बताया गया है कि एक मुसलमान जो है उसको ये चाहिए कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई से किसी भी तरह का झगड़ा ना करे और उससे ऐसा मजाक ना करे इस तरह का कि जो लड़ाई झगड़े का बायस बने, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कभी भी अपने दोस्त से, अपने भाई से कोई ऐसा वादा ना करें, हाँ वो आप जज्बाती होकर कर लेते हैं या किसी भी वजह से, कि जिसको आप बाद में पूरा ना कर सके। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, इन पे गौर किया करें और इन पर अमल किया करें ताकि ये आपकी आइंदा ज़िंदगी में भी आपके लिए मददगार साबित हो। आप मुझे जल्दी से बताइए कि हरूफ जार कौन कौन से हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल से हरूफ जार इस्तेमाल करते हुए जुमले बोलिए। सबसे पहले आपने अपनी मुअल्लिमा को क्या बताना है कि हरूफ जार होते क्या है, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हरूफ को हम हरूफ जार कहते हैं। उसके बाद आपने वजाहत किस तरह से करनी है कि अपने इर्द गिर्द, अपने कमरा जमात को देखिए, अपने स्कूल को देखिए और उसको देखते हुए हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए जुमले बोलें या जुमले बनाएं, ठीक है। ऐसे जुमले बताएं हाथ खड़ा करके कि जिसमें हरूफ जार का इस्तेमाल हो। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले दोहराई कीजिए। दोहराई तो आप सबने कर ली होगी पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी को हम देखते हैं। क्या आपने कभी कोई मज़ाहिया नज़्म पढ़ी है, ऐसी नज़्म जिसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको बहुत हंसी आई हो? किस मौजू पर वो नज़्म पढ़ी है आपने? और अगर आपने घर में कोई जानवर पाल रखा हो, जैसे बिल्ली है, तोता है, कुत्ता है, कबूतर है, कोई चीज़ आपने पाल रखी हो, तो आप उसे खाना ना देते हो तो वो क्या करेगा, उसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? वीडियो को रोक के पहले अपनी मुअल्लिमा को ये इन सवालात के जवाबात दीजिए, लेकिन हाँ सिर्फ वो बच्चे बताएं कि जिन्होंने घर में कोई ना कोई जानवर या परिंदा पाल रखा है। और ऊपर वाला जो सवाल है, यानी सवाल नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया कि आपने कभी कोई मज़ाहिया नज़्म पढ़ी या नहीं, इसका जवाब आप सब बच्चे दे सकते हैं। तो पहले हम इस काम को करते हैं और फिर हम अपने नज़्म को पढ़ना शुरू करेंगे। जी, आपने यकीनन देख लिया होगा कि हमने आज क्या काम करना है। आज आप नज़्म पढ़ेंगे, एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को पहचानने की मशक करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ये क्या है और ये क्या है, दोनों कल हैं। हाँ जी, अगर एराब नहीं होंगे तो आप या तो इसको कल पढ़ेंगे या इसको कुल पढ़ेंगे। तो अगर हम इस पे एराब लगा देंगे तो ना सिर्फ हम इसको वाज़े अंदाज में पढ़ पाएंगे बल्कि हमें इन दोनों के मानी भी बिल्कुल सही अंदाज में पता चल जाएंगे, ठीक है। रोज़नामचा लिखना भी आज आपने सीखना है कि रोज़नामचा क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। जल्दी से अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखिए। सबसे पहले हम अपनी नज़्म की पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ाई से पहले क्या करते हैं, जो हमारी नज़्म के सबक के ख़ास अल्फाज होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं कि किस तरह से उनको अदा किया जाता है। सबसे पहला लफ्ज़ है तरकीब। क्या लफ्ज़ है? तरकीब, तरकीब। उसके बाद है झांक। झांक यानी छुप के किसी चीज़ को देखना, अंदर की तरफ से देखना, ठीक है। डेरा, इसको क्या पढ़ेंगे? डेरा, पढ़ाओ। मशगूल, ये लफ्ज़ है आपके पास, मशगूल यानी मसरूफ़, काम करने वाला, ठीक है। चलें जी, पढ़ते हैं नज़्म को। एक बिल्ली को भूख लगी थी, एक बिल्ली को भूख लगी थी, खाने को कुछ ढूंढ रही थी। चुपके से होटल में आई, देख के लोगों को घबराई। छुप कर बैठी मेज़ के नीचे,
झांक रही थी आगे पीछे, यानी यहाँ वहाँ देख रही थी और छुप छुप कर देख रही थी। यूँ छुप छुप कर देखने को कहते हैं ना, झांकना। खाने में मशगूल थे सारे, वो बेचैन थी भूख के मारे। कुछ तरकीब वो सोच रही थी, सर को अपने नोच रही थी, यानी जो आगे वाले उसके जो दो वो हाथ पाँव से होते हैं ना, उनसे वो खुजा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। अब आप देखें कितनी अच्छी नज़म है, जिसमें 3-4 आपके जो शेर थे उनमें आपको बता दिया कि एक बिल्ली को भूख लगी हुई थी, तो वो भूख मिटाने के लिए कहाँ आई? होटल में। और वहाँ पे क्या उसने किया कि वो डर के मारे, चूँकि जानवर है ना तो इंसानों से डरते हैं, तो उसने डर के मारे वो मेज़ के नीचे छुपी हुई थी, यहाँ वहाँ झांक रही थी और देख रही थी कि सब लोग तो खाना खा रहे हैं और उसको भूख से बहुत बेचैनी हो रही थी। और वो बेचैनी का इजहार किस तरह से कर रही थी? बिल्कुल सही है, सर को खुजा के, अपने सर को नोच कर। और नोचने से यहाँ पे क्या मुराद है? कोई तरकीब सोचना कि मैं किस तरह से खाना हासिल कर लूँ अपने लिए। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हम अपना रोज़नामचा या डायरी कैसे लिखते हैं, इसको सीख लेते हैं। रोज़नामचा कहते किसे हैं? जैसा कि आपको इस लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, रोज़ नामचा, रोज़ की चीज़ें या रोज़ की चीज़ों को याददाश्त में महफूज करना। रोज़ाना की जो आपकी अहम बातें होती हैं, अहम वाक़यात होते हैं, उनको जहन में याददाश्त में महफूज करना। ठीक है। रोज़नामचा ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें आप अपनी सारे दिन की मसरूफियत या दिन में पेश आने वाले कुछ ख़ास वाक़यात लिखते हैं। रोज़नामचा अमूमन दिन के आखिर में लिखा जाता है। रोज़नामचा या डायरी, रोज़नामचा का दूसरा नाम क्या हुआ? डायरी। ठीक है। आपकी ज़ाती चीज़ होती है, कोई दूसरा इसे आपकी इजाज़त के बग़ैर पढ़ नहीं सकता। किसी की डायरी इजाज़त के बग़ैर पढ़ना गैर इखलाकी हरकत है। क्योंकि देखें, आपको जैसे अभी बताया गया कि इसमें या तो आप अपने पूरे मुकम्मल दिन की जो मालूमात हैं उनको दर्ज करते हैं, या आप क्या करते हैं कि जो ख़ास वाक़यात पेश आए होते हैं, कि ऐसे वाक़यात कि जो आप किसी को बताते नहीं, या जो आप ये चाहते हैं कि जो आपने उनको महसूस जिस तरह से किया, तो आप उनको उस अंदाज़ में जब लिखते हैं, उन वाक़यात को लिखा जाता है। और किसी की डायरी या रोज़नामचे को पढ़ना बहुत गलत बात है, गैर इखलाकी बात है। हाँ, आपके बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई की कोई डायरी है, उसका रोज़नामचा है, तो आप बग़ैर इजाज़त के उनकी वो डायरी या रोज़नामचा जो है उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रोज़नामचा या डायरी चूँकि आप ख़ुद लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी अम्मी को बता रहे हैं कि चलिए अम्मी ज़रा आप मेरे साथ बैठे शाम को, रात को जब आप सोने लगे तो मैं आपको अपने दिन के सारा अहवाल सुनाता हूँ और आप उसको लिख लीजिए। रोज़नामचा तो ख़ुद लिखा जाता है ना। चलिए आप मुझे बताइए कि हम रोज़नामचा लिख के आप क्या क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, आप अपने जज्बात का इजहार करना सीख सकते हैं। और हाँ जी, आप कि लिखने की रफ्तार और इमला अच्छी हो सकती है। बिल्कुल सही है। और जो अहम वाक़यात होते हैं, जो वक्त के साथ साथ आपके जहन में से निकल जाते हैं, आप उनको भूल जाते हैं, आप उनको हमेशा के लिए अपने पास महफूज कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इसलिए इससे आप लिखने की सलाहियत में निखार पैदा होता है। जो बात अभी हमने की, आप अपनी बात, अपने मुशाहिदात, यानी जो आपने मुशाहिदा किया, आपको जैसा महसूस हुआ, ठीक है, और ख़यालात को मरबूत यानी रब्त के साथ, तरतीब के साथ, रवां और मौजू अंदाज में बयान करते हैं। ये हो गया हमारे पास रोज़नामचा या डायरी लिखने के फ़वाइद। नज़्म आपको समझ में आई? शाबाश। और रोज़नामचा और डायरी के बारे में भी आपको पता चल गया। ज़बरदस्त। अब जल्दी से कीजिए इनफरादी सरगर्मी। और सरगर्मी आपके पास कुछ ऐसी है कि किसी यादगार दिन की रुदात रोज़नामचे की सूरत में लिखें, यानी वाक़या किसी यादगार दिन का, जिस दिन जो आपको बहुत याद हो, ख़ास वो आपकी खाला से मिलने का है, चचा से मिलने का है, किसी जगह, किसी तारीख़ी मकाम, तफरीही मकाम की सैर करने का है, स्कूल में कोई मेला या कोई किसी तरह का की तकरीब के मुनक्कद होने का, जो भी आपको याद है, आपने उसको कहानी, वाक़या जिस तरह बयान किया जाता है, पूरा किस्सा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उस सूरत में आपने इसको बयान करना है। और किस सूरत में बयान करना? रोज़नामचे की सूरत में। कि किस तरह से, चले मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दी। कैसे आप लिखना शुरू करेंगे कि ये 5 मार्च का दिन था, मैं सुबह सवेरे उठा, उस दिन मैं बहुत खुश था या खुश थी, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो हमें लेके मरी की हम स्कूल की तरफ से मरी की सैर करने जा रहे थे। मेरी अम्मी ने मुझे
راستے میں کھانے کے لیے کچھ کباب بنا کے دیے، پراٹھا رول بنا کے دیا۔ میں اسکول پہنچا تو سب دوست بہت خوش تھے اور معلمہ نے ہماری حاضری لگائی، اور اس طرح کر کے آپ نے پورے دن کا احوال لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنا کس طرح ہے؟ اس پورے دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزنامچے کی صورت میں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور سب سے پہلے روزنامچہ تحریر کیجیے۔ جی یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی تو اچھے سے کر لی ہوگی، گروہی سرگرمی کو دیکھ لیجئے۔ انفرادی سرگرمی میں آپ نے جو روزنامچہ لکھا، جس بچے نے جو بھی اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک دوسرے کو پڑھنے کو دینا ہے۔ جیسے علی اپنا روزنامچہ احمد کو دیں گے، احمد عثمان کو دے دیں، عثمان علی کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور اساتذہ جو ہیں وہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ کس نے بہت اچھا لکھا۔ پوچھیں گے ہم، پتہ ہے کس طرح سے؟ آپ نے جب جیسے عثمان نے علی کا پڑھ لیا، علی نے عمر کا پڑھ لیا، عمر نے احمد کا پڑھ لیا، تو پھر آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی کہ کس بچے کا روزنامچہ کس بچے کو کتنا اچھا لگا۔ تو اس طرح سے آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کس کا روزنامچہ اچھا لگا اور آپ کو اس میں کون سی بات اچھی لگی۔ تو ویڈیو کو روک کے آپ اس سرگرمی کو بھی کیجئے۔ جی آپ نے کر لی گروہی سرگرمی۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو نظم پڑھی اس کا مشق میں آج کرنے والا کون سا کام ہے۔ آپ آج کریں گے سوال نمبر 5، ذیل میں دیے گئے مصرع درست الفاظ کی مدد سے مکمل کیجئے۔ بلی کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ ہوٹل میں جا کر بلی کیوں گھبرائی؟ اور بلی میز کے نیچے بیٹھی کیا سوچ رہی تھی؟ سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل میں درست الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ اور سوال نمبر 8 اعراب بدل کر الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ یہ بہت دلچسپ سرگرمی، آپ جانتے ہیں نا کس طرح سے؟ آپ کے پاس سب سے پہلا لفظ ہے دور، کیونکہ اس کے اوپر زبر لگایا گیا ہے۔ اس کو جب آپ بدلیں گے، اس کے اعراب بدلیں گے۔ دور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقت یا زمانہ۔ دور کا کیا مطلب ہوگا؟ وقت یا زمانہ۔ اور اس پہ اگر ہم اس کے اعراب بدل دیتے ہیں اور زبر کی جگہ پیش لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا دور۔ اپنی جگہ سے دور ہونا، فاصلہ جو ہے وہ بڑھ جانا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سوال کو اس انداز میں کرنا ہے، اس لفظ کا معنی بھی تحریر کرنا ہے اور جس کے اعراب بدل کے نیا لفظ لکھیں گے اس کے معنی بھی تحریر کرنے، ٹھیک ہے؟ مشق کا کام تو آپ ابھی جماعت میں کریں گے۔ ورک شیٹ آپ کے لیے بنائی گئی ہے جس میں آپ کو کچھ اور الفاظ دیے گئے جن کے آپ نے اعراب بدلنے ہیں، نیا لفظ بنانا ہے اور اس کا معنی لکھنا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی یادگار دن کا آپ نے روزنامچہ لکھ کے لانا ہے۔ ورک شیٹ آپ کے گھر کا کام کا حصہ ہوگی اور اسے گھر سے مکمل کر کے لائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔